गुड मॉर्निंग। मैं सिकंदर खान और आप मेरे साथ आज पढ़ रहे हैं कक्षा 8 NCERT वाले लेसन ध्वनि। ठीक है, देखिए, जब स्कूल के अंदर कालांश या पीरियड समाप्त होता है तो घंटा लगता है और हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार दरवाजे पर जो खटखटाता है उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। और जब लुका छिपी के खेल के अंदर एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है तब वो दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ पाने में समर्थ होता है। इसका कारण क्या है? ध्वनि, यानी उसके पदचाप का हमें पता चल जाता है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला एक तरीका है जो हमें सुन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जाती कैसे है, उत्पन्न कैसे होती है, इन सब के बारे में अपन इस लेसन के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं, कुछ ध्वनियाँ प्रबल होती है, कुछ ध्वनियाँ क्षीण होती है। ऐसे प्रश्नों का जवाब में इसी पाठ से मिलने वाला है। देखिए, यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दिखा रखे हैं। तबला है जिसको थाप करके बजाया जाता है, सितार है इसके तनी तार को छेड़कर बजाया जाता है, खींचकर बजाया जाता है। उसी प्रकार बांसुरी फूंक मार कर बजाई जाती है। और हारमोन है वो अपनी उंगली से बटन को और हाथ से उसके पर्दे को हरकत करके बजाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार का संगीत उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ देखें, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये हमारा पहला प्रश्न है। उसका जवाब है ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब हम छू के देखते हैं तो उसमें कोई कंपन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको चोट करके फिर कंपन छू कर देखेंगे तो वो कंपित करता हुआ महसूस होता है। इसी प्रकार देखिए, क्रियाकलाप में दे रखा एक धातु का एक पात्र है, उसको लटका दिया गया है और उसको चोट की जा रही है। चोट करके उसके जो किनारे हैं उसको छूकर देखते हैं तो वहाँ हम एक साफ साफ कंपन अनुभव हो सकते हैं। इसका मतलब जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कंपन के माध्यम से उत्पन्न हो रही है, और जो भी पात्र है, वस्तु है, वो कंपन करना बंद कर देती है तो ध्वनि स्वतः ही बंद हो जाती है। इसी प्रकार एक दूसरा क्रियाकलाप हमारे सामने दिया गया है। एक पेंसिल बॉक्स है, इस पेंसिल बॉक्स पर एक रबड़ का छल्ला चढ़ा दिया गया है। ठीक है, और फिर इसके दाएं बाएं दोनों तरफ रबड़ के नीचे एक एक पेंसिल लगा दी गई है। इसके कारण क्या हुआ कि रबड़ है उसका छल्ला तन गया। अब उसको बीच में से पकड़कर जब छोड़ते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। रबड़ का छल्ला है वो कंपन करता है। इसका मतलब कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात है तो कंपन कैसे उत्पन्न होता है, यानी ध्वनि तो कंपन से पैदा होती है, तो कंपन कैसे पैदा होता है? देखिए कि जब कोई वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कोई भी वस्तु है वो अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, दाएं बाएं आगे पीछे, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। रबड़ के छल्ले को कर्षित करके या बीच में खींचकर छोड़ देते हैं तो ये भी कंपन करने लगता है और ध्वनि पैदा कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपन के दौरान ही ध्वनि पैदा होती है, और कंपन बंद हो जाते ध्वनि अपने आप ही बंद हो जाती है। यहाँ एक और हमें 13.3 में क्रियाकलाप दिया गया है कि धातु एक थाली लेते हैं और थाली के किनारे पर चम्मच से आघात करते हैं। उस किनारे को बाद में जब छूकर देखते हैं तो हमें कंपन महसूस होते हैं। देखिए, कंपायमान वस्तुएं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनके कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उनको नहीं देख सकते। यानी कुछ वस्तुओं के कंपन हमें दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं देते। जिनका आयाम ज़्यादा होता है उनके कंपन हमें दिखाई दे जाते हैं, जिनका आयाम कम होता है उनके कंपन हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हमें ये पूछा जाए कि कुछ वस्तुओं के कंपन दिखाई क्यों नहीं देते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका कम आयाम होना। ठीक है, लेकिन हम अनुभव कर पाएंगे। इसी प्रकार एक तारा दे रखा है, इस एक तारे को तार है उसको खींच करके ये ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यहाँ देखिए हमें एक टेबल दे रखी है, जैसे वीणा है, तो वाद्य यंत्र तो हो गया वीणा। अब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कौन सा भाग कहाँ मिलेंगे? वो है तना हुआ तार या डोरी। इसी प्रकार तबला ले तो उसमें तनी हुई झिल्ली है वो काम आएगी।
हम अलग से अपनी तरफ से उदाहरण लें तो हम ले रावण हत्या, तो रावण हत्या के अंदर भी हमारे पास एक 2 तारों का हिस्सा होता है, यानी 2 इसके भाग हैं, एक भाग हाथ में रखते हैं, दूसरे हाथ को उस पर रगड़ते हैं, तो दोनों के तार जब चढ़े जाते हैं, घोड़ी के तार होते हैं, वो घोड़ी के बाल होते हैं, तो उनके आपस में रगड़ा कर ध्वनि पैदा की जाती है। इसी प्रकार ढोल है, मजीरे हैं, इनको टकरा कर थाप करके बजाया जाता है। संभवतः आपने मजीरा, ठीक है, मजीरा यानी मांझ, झांझ, ये तो मंदिरों में बजाई जाती है। घटम घड़े जैसा होता है, नूट ये मिट्टी के बर्तन है, करताल जो हाथ में लेकर बजाई जाती है, 2 टकरा कर ध्वनि पैदा की जाती है। ये ऐसे वाद्य यंत्र है जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बजाए जाते हैं। इनको पीटा जाता है, आघात किया जाता है, तब जाके ध्वनि पैदा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक घटम वाद्य यंत्र दिखा रखा घड़े जैसा, और ये मजीरा दिखा रखी है जो कि मंदिरों में अक्सर बजाई जाती है। अब देखिए जल तरंग आपके सामने दिखा रखा है। इस क्रियाकलाप में दे रखा है कि 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए जो कि धातु के बने हों, और उन्हें एक दूसरे से आगे क्रम से बढ़ते हुए जल स्तर के आधार पर जचा दें। यानी पहले गिलास के अंदर जितना पानी डाला है, दूसरे गिलास में उससे ज़्यादा हो, तीसरे गिलास में दूसरे से ज़्यादा हो, और तीसरे के बाद चौथे में उससे भी ज़्यादा हो, 5वें में उससे ज़्यादा हो, 6ठे में उससे ज़्यादा हो, 7वें में उससे ज़्यादा हो, 8वें में उससे ज़्यादा हो। कहने का मतलब है जैसे जैसे हमारा पात्र आगे चलता जाता है संख्या में, उसी प्रकार उसमें जल की मात्रा है वो बढ़ती जानी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि पहले पात्र से एक धातु या किसी अन्य वस्तु को टकराते चलते हैं, और लगातार वो 8 तक चलती है क्रम से, तो लगातार इस प्रकार बढ़ते हुए जल स्तर के अनुसार वो एक अलग ही प्रकार का संगीत पैदा करती है। वो बड़ा मधुर लगता है, ये जल तरंग कहलाती है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित कर रहे हैं, खींचते हैं, तो हमें केवल तार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, बल्कि उसके पूरे के पूरे यंत्र की हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो उस पूरे यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है? कंपन पूरे में हो रहे हैं। इसी प्रकार जब किसी मृदंगम, देखिए मृदंगम जो शब्द आया है मृदंग, देखिए मृदंग है वो दक्षिणी भारत के अंदर का एक वाद्य यंत्र है, और वो वाद्य यंत्र कौन सा है? ये वाद्य यंत्र है थाप या थपकी देकर बजाने वाला। ये एक सिरा छोटा होता है, दूसरा सिरा इसका बड़ा होता है, ठीक है, और इसको थपकी देकर है वो ध्वनि पैदा की जाती है। ये जो दे रखा है तबला इसी प्रकार का होता है, लेकिन तबला ये छोटा, वो बड़ा लंबा होता है, एक तरफ से चौड़ा, एक तरफ थोड़ा सा संकड़ा होता है, और थपकी देकर इसको संगीत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पहले ये बनाते थे मिट्टी से, लेकिन आज जब बनाते हैं तो आजकल इसको निर्माण करने लगे लकड़ी से। क्यों कि ये मृदंगम है वो मिट्टी का होने के कारण टूट जाया करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनियाँ हैं वो उत्पन्न की जाती हैं। ठीक, इसके आगे का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए हमने अब तक पात्रों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करके देखा, अब हम मनुष्य में ध्वनि की बात कर रहे हैं। देखिए मानव में ध्वनि वाक यंत्र, किसके द्वारा? मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। हम अगर अपनी अंगुलियों को कंठ पर रख के देखें तो हमें एक बिल्कुल कठोर भाग है वो दिखाई देता है। कैसा भाग दिखेगा? कठोर भाग दिखाई देता है। ठीक है, और ये कठोर भाग देखिए, ये चित्र के अंदर में दिख रहा है कि अंगुली से पकड़ा हुआ दिखा रखा है, ये कठोर भाग है। तो ये कठोर भाग है, उभार है, वो कंठ है। इस कठोर उभार को हम कब देखते हैं? जब हम कोई चीज़ निगलते हैं उस समय हमें ये चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये कंठ है जो मानव में ध्वनि वाक यंत्र पैदा करने का साधन है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ होता है? वाक यंत्र श्वास नली के ऊपर के हिस्से पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण सी झिरी बन जाती है। यानी श्वास नली है, उसके ऊपरी सिरे पर ये जो वाक यंत्र होता है, और वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु एकदम तने हुए होते हैं, और तने हुए जो होते हैं उनके बीच वायु निकलने के लिए पतली सी झिरी बनी होती है।
ठीक है। ये देखिए चित्र के अंदर, इधर एक तरफ तो कंठ है, उसको अंगुली से पकड़ दिखा रखा है, और दूसरे में वाक यंत्र या वाक तंतु दिखा रहे हैं जिनके बीच में झिरी बनी हुई है। और इस जब क्या होता है कि आगे जब हम बोलते हैं तो बल के साथ फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, और जब फेफड़ों से बल के साथ हवा बाहर निकलती है तो ये वाक तंतु है वो कंपन करने लगता है, और जब ये कंपन करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो अपने पास आ गया कि उससे जब फेफड़ों से वायु बलपूर्वक निकलती है और वाग तंतु की झिरी है उससे बाहर निकलती है, तो वहाँ झिरी पतली होती है और वाग तंतु कंपन करने लगते हैं और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब वाग तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियाँ वो क्या करती है कि वो या तो तंतुओं को एकदम तान देती है या उनको ढीला कर देती है। जब वाग तंतु तना हुआ हो और पतला हो तब वाग ध्वनि का प्रकार है, ठीक है, वो अलग होता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी वाग ध्वनि अलग होती है। लेकिन जब वाग तंतु ढीले हो जाएं और मोटे हो जाएं तब उसकी ध्वनि अलग प्रकार की होती है। कहने का मतलब वाग तंतु ढीले और मोटे हैं या तने हुए और पतले हैं, उन आधार पर इनकी ध्वनि अलग अलग होती है। जैसे यहाँ हमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, समान साइज की रबड़ की दो पट्टियाँ ली गई है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तान दिया गया है, इनके बीच में अंतराल यानी दरार रखी है। अब उस दरार में जब हवा फूंकते हैं तब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच में हवा बाहर निकलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार देखिए यही काम हम कागज़ के टुकड़े से कर सकते हैं। कागज़ का एक टुकड़ा लें जिसमें पतली झिरी बना लें और फिर हम उस कागज़ को अपनी अंगुलियों के बीच पकड़ें, जैसे ये पकड़ रखी है, बच्चे ने पकड़ रखी है। अब हम इसमें फूंक मारें तो तनी हुई झिल्ली है या दरार में से बाहर निकलती है हवा, तो झिरी है उसके बीच में हवा फूंकने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हमारे वाग तंतुओं में भी बीच में से हवा निकलती है तो वो कंपन करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ हमें विशेष बातें दी गई है कि पुरुषों के वाग तंतुओं की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, ठीक है, और महिला के वाग तंतुओं की लंबाई 15 मिलीमीटर होती है, और बच्चों के वाग तंतु और भी छोटे होते हैं। ध्यान रखें, पुरुष के वाग तंतु बड़े हैं, महिला के उससे छोटे हैं और बच्चों के उससे भी छोटे हैं। तो इनके वाग तंतु है उनके आकार अलग अलग हैं, लंबाइयाँ अलग अलग है, इसीलिए पुरुष की, महिला की और बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। मेन बात यहाँ आ जाती है कि हम सब की ध्वनियाँ भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि पुरुष की वाग तंतु की लंबाई, महिला की वाग तंतु की लंबाई, बच्चे की वाग तंतु की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए ध्वनियाँ भी अलग अलग उत्पन्न होती है। अगला हमारे पास प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए ध्वनि को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो क्या उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके लिए कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। जी क्रियाकलाप दे रखा है, पहले एक गिलास है, उस गिलास के अंदर एक सेल फोन रख दिया गया है। ध्यान रखिए इस गिलास के अंदर किसी प्रकार का पानी नहीं है, ठीक है, इसमें सेल फोन रखा है और अब दूसरे सेल फोन से इसमें घंटी करते हैं तो भी घंटी अपने को सुनाई देती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस गिलास को उठाएंगे और इस गिलास को मुंह के पास ले जाकर बिल्कुल अपने होठों से सटा लेंगे और अपने हाथों से इसको पूरी तरीके से पैक कर लेंगे, ठीक है, जिस चित्र में दिखा रखा है। अब हम फिर क्या करेंगे, उसके अंदर टेलीफोन करेंगे या फिर से दूसरे सेल फोन से घंटी करेंगे। जब घंटी करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अब क्या करेंगे कि जिस बच्चे ने गिलास को मुंह के लगा रखा है वो गिलास में से वायु बाहर खींचता है, यानी वो गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचेगा। जैसे जैसे वो वायु बाहर खींचेगा वैसे वैसे ध्वनि है या घंटी की आवाज़ है वो धीमी होती चली जाती है, लेकिन जो ही वो गिलास को मुंह से हटाता है घंटी फिर तेज़ हो जाती है। अब इसका कारण क्या है कि जब वो वायु को अपने अंदर खींच रहा है, मुंह के अंदर खींच रहा है, तब ध्वनि कम होती जा रही है और जैसे हटा लेता है ध्वनि तेज़ हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर ध्वनि की प्रबलता कम हो रही है और यदि हवा की मात्रा ज़्यादा है, वायु ज़्यादा है तो ध्वनि तेज़ हो रही है।
यदि हम गिलास में से सारी वायु बाहर निकाल दें या खींच पाएँ तो ध्वनि पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो ध्वनि पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाए, इसका कारण क्या है? इसका कारण है निर्वात, यानी वहाँ से हमने पूरी हवा निकाल दी है। ऐसा माध्यम जहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं हो वो निर्वात कहलाता है, और ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अर्थात ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्वनि हमेशा माध्यम में ही गमन करेगी। तो यहाँ हमने हवा की बात की थी कि गिलास के अंदर हवा मौजूद है और हम अंदर खींच रहे हैं, तो मौजूद है तो ध्वनि साफ सुनाई दे रही है, और हवा को हम खींच रहे हैं मुंह के अंदर तब वो हमें कमज़ोर सुनाई दे रही है। इसका मतलब वायु के अंदर ध्वनि का गमन होता है। तो क्या द्रव्य में भी ध्वनि का गमन होता है? बिल्कुल, द्रव्य में भी ध्वनि का गमन होता है। जैसे एक बच्चा है, इस बच्चे ने एक जल से भरा हुआ पात्र ले रखा है, उस पात्र के अंदर उसने एक घंटी है वो एक हाथ से डाल रखी है। ठीक है, पात्र में उसका हाथ है, घंटी उसके हाथ में। अब वो क्या करता है कि उस घंटी को बजाता है और कान को जल सतह के पास ले जाता है, लेकिन ध्यान रखे कान जल के अंदर न जाए, जल सतह तक समीप रहे। अब वो क्या करता है, नीचे पानी के अंदर घंटी बजाता है, लेकिन वो उसके कानों को सुनाई देता है। इसका मतलब साफ है कि ध्वनि जल के अंदर भी गमन करती है, या ध्वनि का संचरण द्रव्यों में भी होता है। ठीक है, और यही वजह है कि व्हेल मछली हैं या डॉल्फिन मछलियाँ हैं, ये पानी के अंदर रहती है, लेकिन फिर भी वो जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान कर पाते होंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कि ध्वनि द्रव्य के अंदर चल सकती है। तो क्या ठोस में भी ध्वनि गमन करती है? बिल्कुल, ठोस में भी ध्वनि गमन करती है। देखो, इसके लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है, उदाहरण देखिए। एक ये धातु का एक मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल को लिया गया है और एक हिस्सा एक बच्चे ने अपने कान के समीप लगा रखा है, जबकि दूसरा बच्चा दूसरे हिस्से को खरोंच रहा है, खटखटा रहा है। तो जिस बच्चे ने कान लगा रखा है एक हिस्से से, उसको खरोंच की और खटखटाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। इसका मतलब ध्वनि ठोस में भी गमन करती है। तो इन प्रयोगों से हम कह सकते हैं कि ध्वनि वायु में गमन कर सकती है, ध्वनि द्रव्य में गमन कर सकती है, और ध्वनि ठोस में भी गमन कर सकते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस सभी में ध्वनि का गमन होता है। ठोस में गमन का एक और एग्जाम्पल है कि एक बच्चे ने मेज़ के कोने के कान लगा रखा है, दूसरा मेज़ को खटखटा रहा है, खरोंच रहा है और दूसरे को आवाज़ सुनाई दे रही है। इस प्रकार ध्वनि लकड़ी या धातु में आसानी से चल सकती है। तो ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है, और इसी प्रकार ये दरों में और गैस में संचरण कर सकती है। कहने का मतलब है ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और किसी माध्यम में हो चाहे वो ध्वनि सभी दिशाओं में संचारित हो सकती है और हमें वो सुनाई देती है। लेकिन हमें कैसे सुनाई देती है? ठीक है, यानी हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, हम ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे कान से सुनते हैं। ध्यान रखें, कान का जो बाहरी हिस्सा है वो हमारे सुनने में किसी काम का नहीं है। ध्यान रखें, हम कहते हैं अक्सर कि हम कान से, बिल्कुल सही बात है, हम कान से सुनते हैं, लेकिन कान का बाहरी हिस्सा इसके अंदर कोई रोल नहीं निभाता। देखिए, कान के बाहरी भाग क्या करती है, कीप की तरह है। जब कोई भी ध्वनि आती है वो इसके अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करती है तो एक लंबी नली है, उस नलिका से गुजरती है। तो ध्वनि इस कीप जैसी आकृति से होती हुई नली में प्रवेश करती है, और नली से गुजरती हुई आगे जाती है। तो इसके नली के सिरे पर एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है। इस तनी हुई झिल्ली को कर्णपटय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटय। और कर्णपटय के पास जब ये आवाज़ या ध्वनि पहुंचती है नली से होती हुई, तो कर्णपटय क्या करता है, वो कर्णपटय कंपन करने लगता है। जब कर्णपटय कंपन करेगा तो ये कंपन हमें महसूस होंगे, और ये कंपन क्या करेंगे, अंतःकरण तक पहुंच जाएंगे, और अंतःकरण क्या करेगा, इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देगा और हमें सुनाई देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें
कान के द्वारा सुनाई देता है। यानी कान एक कीप की आकृति का है, बारी भाग उस कीप की आकृति में से ध्वनि प्रवेश करती है, वो नलिका रूपी संरचना से गुजरती है और नलिका रूपी संरचना से होती है वो अंदर एक पर्दा होता है, उसी को कर्णपट्टे कहते हैं। कर्णपट्टे तक पहुंचती है तो कर्णपट्टे उस हवा को या कंपनों को प्राप्त करके खुद कंपन करने लगता है और ये कंपन अंतःकरण तक भेज दिए जाते हैं और अंतःकरण इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देता है और हमें सुनाई देता है। तो इस प्रकार जो कर्णपट है वो एक रबड़ की तनी हुई सीट की तरह कार्य करता है और ये हमें कान दे रखा है। यानी किस प्रकार एक बाहर कीप की आकृति है और अंदर कर्णपट है जहाँ हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हम अपने कानों से ढंग से सुन सकें, इसके लिए हमें अपने कानों की सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। हमें कोई भी तीखी चीज़, कोई नुकीली चीज़, कोई कठोर वस्तु हमारे कानों में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्णपट्टे को नुकसान पहुंच सकता है और जिसके कारण हमें सुनना बंद हो सकता है या हमारी सुनने की शक्ति खत्म या कम हो सकती है। तो ध्यान रखें, कान को सही तरीके से रखना चाहिए।